हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अल्फा टेक्नो एजुकेशन स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको मैं पिछली वीडियो में समानता का अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बता चुका हूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मुख्य रूप से मैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और इसके अलावा जो मुख्य रूप से हम पिछली स्लाइड में डिस्कस करेंगे वो हमारा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं भारत में मिलियंस लोग ऐसे हैं जो अंडर प्रिविलेज हैं और डिप्राइव्ड हैं। अंडर प्रिविलेज मतलब जिनको कोई भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है और इनकी स्थिति बहुत दयनीय है, और इस प्रकार से उन लोगों को कई लोगों के द्वारा उनका शोषण किया जा सकता है। और इस प्रकार का जो इसमें मुख्य रूप से एक प्रकार का शोषण जो देखने को मिलता है वो आपका लेबर विदाउट पेमेंट एंड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द ह्यूमन। आप ये देख सकते हैं जिसको बेघर बोलते हैं, जिसमें लेबर लोगों से कराई जाती है, उनको पेमेंट नहीं दिया जाता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ह्यूमन्स का ख़रीदारी और बेचीदारी हो सकती है पैसों के रूप में, वो एक उनके लिए लेबर की तरह काम करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों को ही बहुत हर प्रोहिबिटेड, दोनों को प्रोहिबिटेड किया गया गवर्नमेंट में, और दोनों को एक क्राइम और ये एक पनिशेबल ऑफेंस क्लियर किया गया है अंडर द लॉ। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। इसके अलावा इतना ही नहीं, जो शोषण के अधिकार में कॉन्स्टिट्यूशन ने जो 14 ईयर्स यानी 14 साल के जो बच्चे हैं जो डेंजर जॉब फैक्ट्री और माइंस में काम करते हैं उनको भी काम करने में मना कर दिया गया है। इसके अलावा जो कि राइट टू एजुकेशन है वो भी अब फंडामेंटल राइट्स बन चुका है। तो इस प्रकार से जो बच्चों के शोषण को बचाने के लिए उनको ये क्लियर फंडामेंटल राइट्स बनाया गया है कि बच्चों को शिक्षा दी जाए और उनको शोषण से बचाया जाए। तो इस प्रकार से राइट टू एक्सप्लॉयटेशन है वो एक प्रकार का मूलभूत अधिकार बन चुका है भारत के संविधान का। चलो दोस्तों हम देखते हैं रिलीजियस फ्रीडम। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं राइट टू फ्रीडम और रिलीजन, तो ये इसका मतलब होता है कि एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति के पास उसको किसी भी रिलीजन को फॉलो करने का और अपनी चॉइस के रिलीजन को फॉलो करने का अधिकार होता है। और इस अधिकार को हम दिस फ्रीडम या इस अधिकार को कह सकते हैं ये हॉलमार्क है, यानी कि ये एक डेमोक्रेसी की पहचान होती है। क्योंकि हम पिछले जो प्रीवियस टाइम में देख सकते थे कि यदि कोई व्यक्ति डिफरेंट रिलीजन फॉलो करता था शासक के रिलीजन से, तो उसको या तो परजिक्यूटेड यानी कि उसको ख़त्म कर दिया जाता था या उसको फोर्स कर दिया जाता कन्वर्जन के लिए, कन्वर्ट कर दिया जाता उसको ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द रूलर। लेकिन इस प्रकार से डेमोक्रेसी ने ये फ्रीडम टू फॉलो द रिलीजन ऑफ वंस चॉइस, तुम अपने एक चॉइस का कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हो। तो इस प्रकार से एक बेसिक प्रिंसिपल डेमोक्रेसी का बन जाता है। इसके अलावा देखिए और भी हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम चलो आगे देखते हैं राइट टू फ्रीडम के अंदर और क्या क्या आ सकता है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप। तो यहाँ पर देखिए फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप का क्या मतलब है। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ रिलीजन में इतना ही नहीं कि आप सिर्फ तुम अपने धर्म को ही फॉलो कर सकते हो, इसके अलावा फ्रीडम ऑफ कंसियंस यानी कि तुम्हारी चेतना की फ्रीडम। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि तुम किसी भी रिलीजन को चूज कर सकते हो और ये भी चूज कर सकते हो कि मैं इस रिलीजन को फॉलो नहीं करना चाहता। इसके अलावा इतना ही नहीं, तुम अपने फ्रीडम को प्रोफेस कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, प्रोपगेट कर सकते हो किसी भी रिलीजन को। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि गवर्नमेंट कुछ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है धर्म के फॉलो करने में। ये किस प्रकार की रेस्ट्रिक्शन होती हैं, जैसे कि आपकी कोई प्रैक्टिस है ऐसी जो कि पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रही है, मॉरलिटी या हेल्थ के खिलाफ है, जैसे कि सती प्रथा थी, दहेज प्रथा थी, और जो है कि अनटचेबिलिटी थी, जो रिलीजन से कहीं ना कहीं अटैच थी। तो इस प्रकार की रिलीजियस फ्रीडम को संविधान प्रोहिबिट करता है, भारत का संविधान। इसके अलावा ये ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी प्रकार की जो समाज में इविल्स आ गई हैं या बुराइयां आ गई हैं उनको हटाने के लिए किसी भी धर्म से इस प्रकार की कोई भी प्रैक्टिस होगी यानी किसी भी प्रकार की ऐसी प्रथा है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसी चीज़ों के लिए क्लियर प्रोविज़न दिए हैं कि ऐसे में इंटरफेयर गवर्नमेंट कर सकती है। और इसके अलावा गवर्नमेंट ये भी नहीं अलाउ करती कोई भी व्यक्ति फोर्सिबल कन्वर्जन करा सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो एक गारंटीड और एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ये आपको ध्यान रखिएगा। इक्वलिटी ऑफ और रिलीजन, इक्वलिटी ऑफ और रिलीजन से हम क्या मतलब समझते हैं, क्योंकि जैसे कि भारत है इसमें इस कंट्री में विभिन्न प्रकार के कई सारे रिलीजन हैं विच इज होम टू सेवरल रिलीजन। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का ये रोल किया गया कि गवर्नमेंट सभी धर्मों को एक बराबर की नज़र से देखे। इसका क्या कह सकते हैं,
और रिलीजन को, इसको दूसरी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इंडिया के पास अभी तक कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इसके अलावा यदि हमको प्राइम मिनिस्टर बनना है या प्रेसिडेंट बनना है या कोई जज बनना है, तो इसके लिए हमको कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन या कम्युनिटी से बिलोंग करना होना हमारा आवश्यक है। इसके अलावा गवर्नमेंट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती रिलीजन के बेसिस पर किसी भी व्यक्ति को रोजगार या व्यवसाय प्रदान करने में। इसके अलावा जो है कि संस्था हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकार के द्वारा रन किए जाते हैं, वो स्टेट विल नॉट प्रीच एनी रिलीजन। स्टेट जो है कि कोई भी रिलीजन को प्रीच नहीं करेगा और इसके अलावा रिलीजियस एजुकेशन भी नहीं दे सकता है। तो इस प्रकार से देखते हैं इक्वलिटी ऑफ रिलीजन का मतलब है इन द फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट। ये पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से इस राइट्स को दिया गया है भारतीय संविधान में। तो इस प्रकार से हम दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है। चलो आगे देखते हैं, इसी प्रकार से हम बढ़ते चलेंगे अच्छे से समझते हुए। यहाँ पे देखिए आप हमको थोड़ा सा कंट्राडिक्शन आएंगे। कल्चरल, यहाँ पे देखिए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स से क्या मतलब है, क्योंकि हमारी जो कंट्री में डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा, डाइवर्सिटी इज आवर स्ट्रेंथ। इसके अलावा इस वजह से राइट ऑफ माइनॉरिटी टू मेंटेन देयर कल्चर को मेंटेन करने के लिए माइनॉरिटीज को अधिकार दिया गया। तो यहाँ पे देखिए जो माइनॉरिटीज़ के बारे में जब हमारे क्वेश्चन आता है तो हमारे दिमाग में मुख्य रूप से मुस्लिम आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इट नॉट डिपेंड ओनली ऑन द रिलीजन बट लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल माइनॉरिटीज़, जो जिनकी भाषा और जिनका कल्चर भी माइनॉरिटीज में है। जैसे कि आप देख सकते हो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनका टोटली डिफरेंट कल्चर होता है। तो उन लोगों के प्रोविजन के लिए भी, जैसे आप देख सकते हो नागालैंड है, असम है, मिजोरम है, इन सारे प्रदेशों में डिफरेंट प्रकार के प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, जिससे वो अपने कल्चर को और अपनी भाषा का बचाव कर सकें। इसके अलावा माइनॉरिटी जैसा कि हम जानते हैं माइनॉरिटी क्या होता है, माइनॉरिटी कॉमन लैंग्वेज हो सकती है उनकी, या हो सकता है उनका कॉमन रिलीजन हो सकता है किसी पार्टिकुलर पार्ट में रहते हो कंट्री में, जैसे कि आपके मिल सकते हैं सिक्किम में, नागालैंड में, मिजोरम में, मेघालय में। इसके अलावा होल कंट्री में भी ये लोग मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी कम्युनिटियों को कल्चर, लैंग्वेज और स्पिरिट को डाइवर्स और इसको कंजर्व करने का और डेवलप करने का भी पूर्ण रूप से भारतीय संविधान में अधिकार दिया गया है। और इसके अलावा जो कोई भी लोग हैं जो अपने इस इंस्टीट्यूशन को चलाना चाहते हैं, इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन को, तो गवर्नमेंट है कभी भी इस चीज़ में भेदभाव नहीं करेगी कि ये जो है कि ये व्यक्ति अपने इंस्टीट्यूशन को चला रहे हैं और उसको फंड नहीं रिलीज करेगी। इसके अलावा अब आप देख सकते हैं ये आपकी राइट टू फ्रीडम कंप्लीट हो चुका था। अब ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट्स है भारतीय संविधान का। इसमें क्या है कि हमने फंडामेंटल राइट्स तो लोगों को दिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है क्या वो रियलाइज हो रहे हैं प्रैक्टिस में, या फिर उनको यदि उनका वॉयलेशन हो रहा है तो उनको कैसे बचाया जा सकता है इन अधिकारों को। इस प्रकार से ये एक राष्ट्र दिया गया था भारत के संविधान में, इसलिए इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और इसमें क्या हुआ, ये राष्ट्र किसी भी सिटीजन को दिया गया है कि ये अधिकार है राइट टू अप्रोच ए हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। तुम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को जा सकते हो टू गेट एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स रिस्टोर्ड इन केस ऑफ देयर वायलेशन, यानी कि तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर किया जा सकता है यदि उसका वायलेशन हुआ है। तो इसका सीधा सा मतलब है कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है यदि उसके मूलभूत या मौलिक अधिकार का वॉयलेशन हुआ है तो। और इसके अलावा फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का क्या रोल रहेगा कि वो कोई भी इश्यू ऑर्डर कर सकती है और किसी भी गवर्नमेंट को डायरेक्टिव इस केस में दे सकती है। तो आप अगले स्लाइड में देखिए कि किस प्रकार की जो है कि डिफरेंट डायरेक्टिव्स सरकार के द्वारा यहाँ पर दी जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए स्पेशल ऑर्डर इश्यूड बाई द कोर्ट। तो ये जो ऐसा जैसे वायलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट्स का, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कौन कौन से रिट्स इशू कर सकता है। तो ये 5 रिट्स हैं, बहुत आपको इम्पोर्टेंट, तो आप इनके बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा। हैवियस कॉर्प्स, तो इसमें क्या कहता है हैवियस कॉर्प्स में कि कोर्ट ऑर्डर करता है कि जो कोई व्यक्ति आपने अरेस्ट किया है उसको उसके सामने कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाए, या कोर्ट ये भी ऑर्डर दे सकता है किसी भी एक अरेस्टेड व्यक्ति को फ्री कर दिया जाए यदि वो उसको ये पता लगता है कि उस व्यक्ति को जो अरेस्ट किया गया है वो लॉफुल तरीके से नहीं अरेस्ट किया गया और वो जो है कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। इसके अलावा जो दूसरा राइट दूसरी प्रकार का ऑर्डर होता है उसे मैंडामस बोलते हैं। मैंडामस में क्या होता है कि यदि कोई भी ऑफिसर है उसको अपनी लीगल ड्यूटी नहीं कर रहा है
लीगल ड्यूटी नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन कर रहा है, इन्फ्रिंज कर रहा है। तो इस प्रकार से में भी वो बंदोबस्त जारी कर सकता है। प्रोहिबिशन, तीसरी प्रोहिबिशन, ये हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है। ये लोअर कोर्ट के लिए इशू की जाती है यदि वो अपनी जुरिडिक्शन यानी कि उसके न्यायाधिकार से वो यदि बाहर जा रहा है तो, यदि यानी कि उसने एक्स्ट्रा में अपने अधिकारों का यूज कर लिया तो इसके लिए प्रोहिबिशन जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। या क्यो वारंटो, इसमें क्या होता है, यदि कोई भी पब्लिक ऑफिशियल व्यक्ति है और किसी भी ऑफिस को उसने होल्ड कर रखा है, यानी वो ऑफिस में रिसाइड कर रहा है, और जबकि वो उस ऑफिस को या उस कार्यालय को चलाने का उसके पास कोई अधिकार नहीं है, और इसके प्रकार से ये जो क्यू वारंटो है वो उस पर्सन को रेस्ट्रिक्ट करती है, रेस्ट्रिक्ट कर देती है कि वो एक ऑफिस होल्डर नहीं हो सकता है उस ऑफिस का। जैसे कि आपने कई बार देखा हुआ पार्लियामेंट में एमपी वगैरह होते हैं, उनको कई प्रकार के वो ऑफिस या कमीशंस पर एक ही साथ हो जाते हैं, तो इस प्रकार से गवर्नमेंट इसको रोक सकती है। इसके बाद सर्शियरी में क्या है, इसमें कोर्ट जो है ऑर्डर करता है लोअर कोर्ट को या अनदर अथॉरिटी को किसी भी मैटर को ट्रांसफ़र करने के लिए, यानी कि जैसे कि कोई भी केस लोअर कोर्ट में चल रहा है तो उसको ट्रांसफ़र कर सकता है सुप्रीम कोर्ट हायर अथॉरिटी के लिए या किसी भी हायर कोर्ट के लिए वो इशू ऑर्डर कर सकता है। जैसे आपने कई केसों में देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से केसों को अपने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में चलाने के लिए ले लिया है। इसके अलावा जो सबसे, अब यहाँ पे आप दोस्तों यहाँ जानोगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये डायरेक्टिव नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं। सबसे पहले जो सबसे पहला चैलेंज था भारत के संविधान निर्माताओं के लिए, ये था कि इक्वलिटी एंड वेलबींग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि लोगों की किस प्रकार से इक्वलिटी हो, उनका वेलबींग कैसे की जाए। तो उसके लिए उनको क्या था कि उनको किसी भी भविष्य की सरकारों के लिए कुछ पॉलिसी डायरेक्शन देनी थी कि किस प्रकार से तुमको सारी पॉलिसियाँ डिज़ाइन करनी है। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि फ्यूचर गवर्नमेंट्स को किसी भी पॉलिसी से जो है कि बाउंड नहीं किया जाए। यदि हम फिक्स उनको राइट्स बना देंगे तो वो मजबूर हो जाएंगे करने के लिए। तो इस प्रकार से कुछ गाइडलाइंस दी गई हमारे संविधान निर्माताओं ने कि वो उनको लीगली इन्फोर्सेबल नहीं किया जा सकता था, इसी वजह से, क्योंकि वो भविष्य की गवर्नमेंट्स को बाउंड नहीं करना चाहती थी। तो लेकिन गाइडलाइंस दी, कॉन्स्टिट्यूशन में उनको इनकॉर्पोरेटेड किया, लेकिन उनको लीगली इन्फोर्सेबल नहीं बनाया। तो इस प्रकार से जो सेपरेट लिस्ट है पॉलिसी गाइडलाइंस की कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, उसी को हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी कहते हैं। और इनको दूसरा नाम इनको हम नॉन जस्टिसेबल राइट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इनको हम कोर्ट के द्वारा एनफोर्स कराने की कोशिश कभी भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मुख्य रूप से क्या क्या जो भारत के संविधान में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या क्या कंटेंट करते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में मुख्य रूप से 3 चीज़ होती हैं, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, यानी कि सरकार के क्या गोल होने चाहिए और क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जैसे कि सरकार को गोल होना चाहिए कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का निर्माण होना चाहिए। सरकार का गोल होना चाहिए कि डिफरेंट प्रकार के जो वेज हैं लोगों को मिलते हैं, मैन और वीमेन को इक्वल वेज मिलना चाहिए। जैसे कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर लोग होते हैं उनको इक्वल वेज मिलना चाहिए गवर्नमेंट लोगों के बराबर। तो इस प्रकार जो इसके अलावा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हो गए आपके। सर्टेन राइट्स, कुछ राइट्स भी होते हैं जो उनके नीचे होने चाहिए। जैसे कि पहले जो राइट्स होते थे विभिन्न प्रकार के, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स से जो अलग राइट्स हैं, जैसे कि राइट आपका इंक्लूड किया जा सकता है कि राइट टू लाइवलीहुड, कि सभी व्यक्तियों के पास रोजगार का अधिकार होना चाहिए, कि सभी व्यक्तियों को रोजगार मिले, या राइट टू एम्प्लॉयमेंट या आजीविका का अधिकार। तो इस प्रकार की सर्टेन उसमें अधिकार भी दिए गए हैं। इसके अलावा सर्टेन पॉलिसी भी हैं, यानी कि जो पॉलिसी हैं जिसको गवर्नमेंट को अडॉप्ट करनी चाहिए फ्यूचर गवर्नमेंट को। तो इसी के तहत जो है कि गवर्नमेंट ने कई, अब तक आप देखोगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल को बेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बेसिस पे भी आज तक सरकारों ने कई डिसीजन लिए। जैसे कि जमींदारी प्रथा का एवोल्यूशन किया था, पंचायती राज इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया था, और जो मनरेगा है ये भी पार्शियल राइट टू वर्क है, क्योंकि इसमें भी पार्शियल राइट्स है, ये कंप्लीट राइट्स नहीं है। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल का भी जो है कि स्टेट को कई बार डायरेक्ट किया है। इसके अलावा हम देखते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में दोनों में संबंध क्या होता है। तो कभी कभी ये लगता है कि दोनों कम्प्लीमेंट्री हैं, कभी कभी ये लगता है कि दोनों आपस में कंट्राडिक्शन में आ जाते हैं, और कभी कभी आप देखोगे
कि विभिन्न प्रकार के लॉ भी जो महत्वपूर्ण लॉ रहे हैं, जैसे जमींदारी प्रथा था, इन दोनों डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स के बीच में फंस गए थे। तो यहाँ पे देखोगे मैंने जैसा बताया, कभी लगता है कम्प्लीमेंट्री ईच अदर। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हैं वो गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कराते हैं कि वो किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति के अधिकारों को वॉलेट नहीं कर सकती, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो सरकार को इसके लिए उत्सुक करते हैं कि वो कुछ चीज़ें करें समाज के भले के लिए। तो इसी में क्या हुआ था, इंडिविजुअल राइट्स क्या करते हैं, एक व्यक्ति की अच्छाई के लिए काम करते हैं, यानी उसकी पार्टिकुलर व्यक्ति की आपकी उसका हनन नहीं होना चाहिए उसके अधिकारों का, उसके लिए काम करते हैं। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो वेल बीइंग ऑफ इंटायर सोसाइटी, पूरे समाज की अच्छाई के लिए काम करते हैं। इस प्रकार से तो मैंने जैसा कि बताया कि कई बार गवर्नमेंट कन्फ्लिक्ट में आ जाती है फंडामेंटल राइट्स और इसके में। तो मैं इसके बारे में उदाहरण बताता हूँ। जैसे कि फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी था, जैसे कि जब जमींदारी प्रथा को एबॉलिशन किया गया था तो उस टाइम लोगों ने ये आर्गूमेंट किया कि भाई हमारी तो ज़मीन है, वो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हमारी राइट टू प्रॉपर्टी है, तुम इसको हमारी इच्छा के बिना नहीं ले सकते। तो इस प्रकार से, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या कह रहे थे कि हमको जो है कि सोसाइटी को इस ऐसी प्रथा को हटाना है, क्योंकि इससे जो है कि कुछ ही लोगों के पास ज़मीन का अधिकार है। तो इस प्रकार से एक लंबी लड़ाई चली और फाइनली जो 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चर में, संवैधानिक की फंडामेंटल स्ट्रक्चर में नहीं आता है। तो और इस प्रकार से उसको एक सिंपल राइट्स बना दिया, एक लीगल राइट बना दिया, जिसको आर्टिकल 300 के अंदर डाल दिया था। और सरकारों ने भी, भारत की सरकार ने 44th अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में 1978 में इस अधिकार को दूसरे अधिकार में डाल दिया। तो इस प्रकार देख सकते हो कई बार दोनों फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बहुत ज़्यादा कंट्राडिक्शन भी हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों आपने जो है कि मुख्य रूप से फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा। तो आज दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ये आप हमारे चैनल को, क्योंकि मैं इसी प्रकार की आगे के चैप्टरों पर जो NCERT के उन पर वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।